हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिज्नी क्लास में। आज हम आपको इसमें बता रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, भारत की पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, जो कि हमारा बिहार एसएससी में आना ही आना है। ये तो सिलेबस ही है, आप जानते ही है। और बिहार एसएससी के साथ साथ आपको झारखंड एसएससी, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन यानी यूपी ट्रिपल एससी और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसमें आ जाएगा। रेलवे में, एसएससी में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, जेपीएससी में। इसके अलावा हमारे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, सब में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए बस एक ही वीडियो में, जी हाँ, बस एक ही वीडियो में ये आपका जो पंचवर्षीय योजना है भारत का, बस एक ही वीडियो में मैं आपको इतना क्लियर करके, इतना विस्तार से बता दूंगा, तो आपको कभी फिर दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबों से ये कहूंगा, जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑप्शन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए पंचवर्षीय योजना का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, और उसके बाद हमारा ये पंचवर्षीय योजना किस तरह से है, कैसे इसमें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो बिहार एसएससी में तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में आएगा ही, फिर राज लोक सेवा में यानी यूपीएससी, जेपीएससी, तो ये सब सारे एग्जाम में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़ करके आपको ऑल ओवर ऑल एग्जाम में ये पूछेगा ही। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, क्या है पंचवर्षीय योजना का इतिहास, क्या कह रहा है पंचवर्षीय योजना का इतिहास, इसका हिस्ट्री क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी में नोट कर लेना। मैं एक एक तरह से बहुत बढ़िया से बताया हूं, ताकि आप इसको 2-4 बार बढ़िया से पढ़ लोगे तो आपके ये माइंड में सेट हो जाएगा, और उसके बाद इससे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप बेझिझक इसका जवाब दोगे। तो सबसे पहला बात क्या कर रहा है, जो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिससे भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। कौन सा प्लान? तो बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो ये बेझिझक पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, मैंने इस तरह का लैंग्वेज इसमें बनाया है। जो वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, यानी जितने भी हमारे बिजनेसमैन थे उनका सब एक जगह हुए, और उन्होंने क्या किया, तो जिसमें भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव, सब मिल करके एक कंबाइंड जो है अपना जो है प्रस्ताव दिए, जिसे क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में
देखा जाने लगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके जस्ट बाद ही नियोजित विकास को देश के एक मतलब ऑप्शन था, एक ऐसा विकल्प था जो उसके रूप में इसको क्या किया गया, जो है देखा जाने लगा। और नंबर क्या कर रहा है, जोसेफ जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। कौन थे, तो जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। यानी ये पंचवर्षीय योजना जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का, तो जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में इस पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 5 नंबर क्या कर रहा है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं यानी FYPS 5 ईयर प्लान्स की एक श्रृंखला शुरू की। यानी भारत अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एक बेहतर ढंग से बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद यानी आजाद होने के बाद पंचवर्षीय योजना का एक श्रृंखला, एक सीरीज जो है क्या किया, तैयार किया। तो अब इसमें जो डेट है यानी 1940 से 1950, 1944 बॉम्बे प्लान, 1928 ईस्वी जोसेफ स्टालिन और पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला यानी संयुक्त प्रस्ताव, ये पॉइंट सबको आप क्या करोगे ना, माइंड में सेट कर लोगे और 2-4 बार इस चीज को पढ़ लोगे, बस आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये इतिहास समझ में आ गया जो 1940-50 के दशक में पूरे विश्व में एक जन समर्थन मिला था। 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसमें भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला तैयार की। बस यही है हिस्ट्री एक पंचवर्षीय योजना का, इसी में सारा सब कुछ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या कर रहा है, भारत की पंचवर्षीय योजना, ये तो अब पंचवर्षीय योजना का हिस्ट्री समझ गए। अब भारत की पंचवर्षीय योजना पे आते हैं जो हमें एग्जाम में पूछेगा। तो अब क्या है भारत की पंचवर्षीय योजना, तो इसमें क्या कर रहा है, 1947 से 2017 तक, 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग 1951 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 17 द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। गुलजारी लाल नंदा 1951 आयोग के प्रथम एवं मोटेक सिंह अहलुवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे 26 मई 2014 को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। 12वीं योजना का कार्यकाल मार्च 17 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध
पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गॉडगिल फार्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी और इसे नीति आयोग, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये भारत का जो पंचवर्षीय योजना जो मैंने बताया वो क्या है, तो 1947 से 17 तक भारत की अर्थव्यवस्था योजना का एक अवधारणा का क्या था, आधार था, बेस था। इसे आयोग, अब देखिए इसे आयोग द्वारा 1951 से 14 और नीति आयोग 15 से 17, ये मैं आगे बताऊंगा। जो ये 1951 से 2014 में आयोग है और नीति आयोग फिर नाम आ गया जो 2015 से 2017 द्वारा विकसित किया गया, सब कुछ वही किया गया। और इसमें एक बात क्या है तो समझने वाली, जो प्रधानमंत्री इस यानी नीति आयोग हो या आयोग का यानी योजना आयोग का, यानी योजना आयोग और नीति आयोग, यानी पहले योजना आयोग हुआ करता था, बाद में उसका नाम नीति आयोग हुआ बस। तो इसका योजना आयोग यानी नीति आयोग का एक पदेन अध्यक्ष होता है यानी फिक्स्ड, और वो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग यानी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो है होंगे। या फिर नीति आयोग, जब उसी का नाम चेंज हुआ 2015 में, योजना आयोग का नीति आयोग बना, तो उसका भी अध्यक्ष अब कौन होंगे, प्रधानमंत्री ही होंगे। तो ये फिक्स, और उसके साथ साथ एक मनोनीत क्या होता है, एक फिक्स होता है उपाध्यक्ष, जिसका मतलब एक दर्जा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसका एक दर्जा होता है, किसका, ओहदा यानी दर्जा कैबिनेट मंत्री का, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वो योजना आयोग या फिर नीति आयोग जो नाम बदल के हुआ उसका जो उपाध्यक्ष जो भी होंगे वो कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होते हैं। जिसमें गुलजारी लाल नंदा 1951 में यानी पहली बार इसके कौन थे, उपाध्यक्ष थे, और मोटे सिंह अहलुवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने 26 मई 2014 को जो है इस्तीफा दे दिया। तो 26 मई 2014 को इस्तीफा किसने दिया, तो मोटेक सिंह ने, और गुलजारी लाल नंदा इसके जो है प्रथम जो है क्या थे, उपाध्यक्ष, और सबसे अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो मोटेक सिंह। तो यही जो है एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। टोटल, और जो है टोटल हमारा 12 पंचवर्षीय योजना है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में ही पूरा हो गया है, और आज हमारा मार्च 2024 है, आखिरी दिन 31 मार्च 24 है। तो ये 7 साल पहले, अब ये पंचवर्षीय योजना हमारा नहीं चलता है, अब उसके बदले में दूसरे योजना चल रहे जो आगे भेजना है। तो यही है। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या था इंग्लिश में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आइए ये समझ गए जो भारत की पंचवर्षीय योजना क्या है। अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए अब एक एक पंचवर्षीय योजना, टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजना है, एक एक को पढ़ते हैं जो उसमें क्या क्या बात है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक था, 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बात है,
तो इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इनके अध्यक्ष थे पहला पंचवर्षीय योजना के, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। सेकेंड लाइन क्या कर रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो भारत के आर्थिक विकास पे यानी इकोनॉमिकली डेवलप पे जो है ज्यादा फोकस किया। और क्या कर रहा है आगे, इसे भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष भाई वही थे तो प्रस्तुत भी संसद में वही करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है जो कहां प्रस्तुत किया, तो संसद में प्रस्तुत। समझ गए बात को। अगला लाइन क्या कर रहा है, एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। तो इसी पंचवर्षीय योजना में एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज का ये मतलब तर्क था, एक सलाह था क्या, जो भारत को पहले 2 दशक में यानी पहले 2 पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए देश को। क्यों, क्योंकि गुलामी से हम लोग आजाद हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी से, तो पहले तो धीरे धीरे विकास करेंगे। कोई ऐसा कुछ हाई लेवल का कुछ प्रोग्राम नहीं सोच लेंगे जिसमें पैसा भी खर्चा हो जाएगा, अब मान लीजिए कुछ अगर दिक्कत आ जाएगा तो फिर देश पे संकट आ सकता है। तो पहले लगातार 2 दशक जो है हमको क्या करना है, धीरे धीरे विकास करना है, ऐसा कहा था के.एन. राज जो थे युवा अर्थशास्त्री। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण, भाखड़ा नगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कृषि पे जो है क्या किया था, फोकस किया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई को निवेश शामिल था। एग्जाम्पल पे भाखड़ा नगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, यह हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। नेक्स्ट लाइन है हमारा, 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए। यानी 56 यानी पंचवर्षीय योजना के लास्ट तक 5 प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको क्या किया, मतलब वो जो है खोला गया, उसको जो है स्थापित किया गया, बनाया गया। अब इस योजना का लाभ क्या था, तो इस योजना की लक्षित वृद्धि जो एक अनुमान लगाया था जो इतना मिले 2.1% था, और जबकि प्राप्त विकास दर 3.6%। यानी सारे एक्सपर्ट ने यह जो है अनुमान लगाया था जो लगभग 2.1% भी अगर हमको फायदा हो जाता है इस पंचवर्षीय योजना से, तो हमारा ये पंचवर्षीय योजना सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा देश के लिए। और जब इन्हें लागू किया गया और इस पे फोकस किया गया तो ये टोटल कितना इसका परसेंटेज हो गया, तो 3.6%। तो अब आप ये समझ सकते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो था वो हमारा 1956 से 1961। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। यानी जितना भी औद्योगिक यानी इंडस्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र जो था उस पर क्या किया, स्पेशल फोकस किया गया, उस पर बल दिया गया। और नेक्स्ट लाइन क्या है, इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालोनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालोनोबिस के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट लाइन क्या है,
इससे त्वरित संचार संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया गया। मतलब इसके स्ट्रक्चर पे जो है ज्यादा फोकस किया गया। इस योजना के तहत सरकार के घरेलू औद्योगिक की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। इस योजना के तहत सरकार के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया गया। ठीक है, आगे कर रहा है लक्षित वृद्धि, यानी इसका वृद्धि कितना था 5.4.5%, और जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम रहा, ज्यादा नहीं कहा जा सकता है 4.27, तो यानी लगभग 2.5 कहा जा सकता है, जो इसमें कम रहा। लेकिन फिर भी ये पंचवर्षीय योजना को आप एवरेज मान सकते हैं, जिससे कोई हमको खास परेशानी नहीं हुई, लगभग सफल रहा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और ज्यादा सा काम हुआ, तो थोड़ा सा चढ़ाव जो है, उतार चढ़ाव तो होगा ही। तो चलिए भाई, उतना नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कम। तो बेसिकली यही सब पॉइंट आपको पूछा जाएगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है लक्षित वृद्धि दर क्या था और हासिल क्या हुआ, जो है क्या था, ऐसा करके। और इसका नियोजन का कार्य सब कौन किया, या इस योजना में किस पे ज्यादा फोकस किया गया, बल दिया गया, तो यही सब पॉइंट आपको पूछा जाए। आइए थर्ड हम लोग देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी थर्ड जो हमारा था पंचवर्षीय योजना, वो 1961 से 1966 ईस्वी। तो इसमें जो है जो क्या क्या काम हुआ, तो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और गेहूं के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के तौर पे राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यानी राज्य को विकास संबंधी अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा भार दिया गया। जैसे क्या, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी मिडिल और हाई स्कूल का जो है भार उसको सौंपा गया केंद्र की तरफ से। आगे क्या हुआ, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। तो अगर ये पूछा जाए जो पंचायत चुनाव की शुरुआत कब हुई, तो 1961 से 66 का बीच अगर बोलेगा तो ये सही हो जाएगा। 1961 बोलेगा तो ये भी सही हो जाएगा, 1966 बोलेगा वो भी बोलेगा, दोनों रहेगा इस तरह से, वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की जो है शुरुआत हुई। समझ रहे हो, इसका जो लक्षित जो वृद्धि दर था वो क्या था 5.6%, जबकि वास्तविक विकास दर कम रहा 2.4 रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारण में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। तो अब आप देखिए, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही, उसका कारण क्या था, जो उस समय जो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। तो अब तो देश और सरकार, सिपाही, दुनियादारी सब युद्ध पे ध्यान देगा। तो पंचवर्षीय योजना हमारा डेवलप कैसे करें, तो इसी वजह से उसका मुख्य कारण क्या था, तो चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण जो है हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा, के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई। और इसी के वजह से यानी 66 के बाद, ध्यान दीजिए 1966 के बाद 1967, 1968 और 1959 में सरकार को अवकाश की घोषणा शुरू करनी पड़ी। जो देश दो युद्ध लड़ा,
चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो इस वजह से पंचवर्षीय योजना 67, 68, 69 सब में कोई लागू, ना ही 67 में लागू हुआ, ना ही 68 में, ना ही 69 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो अवकाश जो लागू हुआ वो किस किस वर्ष में अवकाश था, कितने वर्ष तक अवकाश था? तो 3 वर्ष अवकाश था, 67, 68 और 69। तो समझ रहे हैं किस तरह से पूछेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो हमारा था वो था 1969। तो यानी 68 तक हमारा क्या था, आप यहां पे आ जाइए, जो मतलब 68, 69 में था, यानी सर जो है 68, 69 में। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो 69 से 74, अब यहाँ पे हम बोल रहे 69, तो जैसे क्या 69 पूरा ईस्वी तक अवकाश नहीं होता है, मार्च तक, मार्च के बाद फिर जब होगा मार्च क्लोजिंग जैसे होता है, तो आज जैसे मार्च क्लोजिंग का आखिरी दिन है, तो अब अप्रैल में फिर किया होगा तो 2024 ईस्वी होगा ना, तो उसी तरह से 2069 ईस्वी होगा। जो 69 से 74 तक हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चला। तो अब इसमें क्या क्या रहा, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। वहां तक हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अब यहाँ पे आ गए हैं कौन, जो है अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, जो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, इसके जो है अध्यक्ष थे। ये जो है उन्होंने पेश किया था चौथे पंचवर्षीय योजना, ध्यान देने, तो यहाँ ध्यान देना है। और इससे सबसे पहला जो काम किया गया, जो तीसरे पंचवर्षीय योजना की विफलता को सुधारने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्या था, गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। जो कुछ सेल्फ रोजगार हो या कुछ मतलब उसके प्रकृति सब पे, इस सब पे ज्यादा जो है जोर दिया गया। उसके बाद एक सबसे बड़ा काम जो हुआ, जो सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। आप क्रांति पढ़ते, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी तरह हरित क्रांति जो है कृषि के लिए, श्वेत क्रांति है डॉक्टर कुरियन जो दूध के लिए, जो आज हमारा जो है डेयरी सब है, जो है दूध बनता है। तो उसी तरह 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, भारतीय बैंकों को इसमें किया गया। आगे क्या था, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। फिर आगे इसका जो है लक्षित वृद्धि दर कितना था, तो 5.6, और ये हमारा जो है वास्तविक विकास दर कितना रहा, तो 3.6%। तो 5.6 हमारा था और हुआ कितना, 3.6। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो चौथा पंचवर्षीय योजना भी उतना सफल नहीं रहा, लेकिन कम से कम एक एवरेज में हमारा रहा। और इसमें जैसा कि काम किया गया, तो बैंकों सबका राष्ट्रीयकरण किया गया, हरित क्रांति सब पे जोर दिया गया, ये सब काम हुआ। और पिछला भी तृतीय पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सुधारना था, तो उस वजह से उतना ये सक्सेस नहीं रहा, और युद्ध से भारत उबरा ही था। तो ये पंचवर्षीय योजना हमारा रहा। तो लगभग ये अगर देखा जाए तो 5.6 है यहाँ और 3.6% है ना। तो आप समझ सकते हैं जो किस तरह रहा। आइए नेक्स्ट क्या है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा रहा 1974 से 1978 तक। तो इसमें क्या किया गया, इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। वर्ष यानी इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार को बढ़ावा दिया गया, रोजगार बढ़ावे में यानी नौकरी सब पे, और गरीबी हटाओ इसी सब पे उन्होंने जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में
संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। तो यानी 1975 ईस्वी में बिजली आपूर्ति अधिनियम में क्या किया गया, एक एडिट किया गया, संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन में अब जो है एंट्री कर सके, प्रवेश कर सके, अपना योगदान कर सके और एक देश को बिजली का बढ़ावा मिले। इस तरह से एक नियम में संशोधन किया गया। आगे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी नेशनल हाईवे का जो है इसी में शुरुआत हुआ। क्वेश्चन पूछ देगा जो नेशनल हाईवे की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसमें पूछ रहा है तो 74 से 78 के बीच होगा, है ना, क्योंकि हमारा पंचवर्षीय उसी में था। आगे क्या कर रहा है इसमें, जो इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था, एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक जो है इसमें इसको जो है शुरुआत किया गया और इसको बनाया कौन, तो डीपी धर के द्वारा ये तैयार किया गया। आगे क्या है, इसका लक्षित विकास दर था 4.4% और वास्तविक विकास रहा 4.8%। तो अब देखिए जो अब देश की हालत थोड़ी अच्छी हो गई, तो अब यहाँ भी काम होने लगा, हमारा जो है डेवलप करने लगा जो है कंट्री। तो 4.4% के जगह 4.8 हमको आ गया। आगे क्या है, जो वर्ष 1978 में ही नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। अब पता नहीं मोरारजी देसाई सरकार को क्या हुआ जो इस योजना को 1978 में खारिज कर दिया गया, जबकि विकास दर 0.4% ज्यादा ही था। आइए आगे देखते हैं। अब जो उन्होंने खारिज किया मोरारजी देसाई ने, वो किस बात को लेकर के, ध्यान दीजिए, यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार के 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया, यानी पेश किया। बदले में 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई गई। यानी उस समय एक क्या था ना, तो अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को क्या किया, खारिज कर दिया और नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश कर दिया। और बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसे फिर से खारिज कर दिया गया, उस पंचवर्षीय योजना को। और एक रोलिंग प्लान का जो है क्या तात्पर्य है, ऐसी योजना से जिसमें प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक क्या किया गया, नई योजना बनाई गई। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जो 6ठी पंचवर्षीय हमारा क्या रहा, 1980 से 1985। इसमें क्या क्या है, इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर आर्थिक उदारीकरणों की शुरुआत को रेखांकित किया गया। उसके बाद है जो इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम
शुरू किया गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 1980 से 1985 तक है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि को थोड़ा कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। जो नाबार्ड की भी स्थापना 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। समझ रहे हो, क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। तो किसके सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसका लक्षित विकास दर था हमारा 5.2% और ये हमको वास्तविक विकास दर क्या मिली, 5.7%। जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना क्या हुई, तो सफल रही। तो अब आप ये देख सकते हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना भी जो खारिज करके पांचवें पंचवर्षीय योजना में जो आपसी में जो भी बात विचार हुआ होगा सरकार पार्टी को लेकर के, तो लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड भी बना, परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ और आर्थिक उदारीकरण का भी शुरुआत हुआ और तो उस हिसाब से काम ज्यादा हुआ और फिर भी क्या हुआ, सफल रहा। 5.2% से 5.7 रहा, है ना, क्लियर है। आइए अब इसको हम इरेज करते हैं और ये रहा नेक्स्ट नंबर। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या है, 1985 से 1990 ईस्वी तक हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो अब इसमें क्या कहा जाता है, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की। अब हमारे कौन प्रधानमंत्री आ गए हैं, तो राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। समझ रहे हो। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि 5.0% थी जबकि वास्तविक विकास दर 6.01 रही। तो ये भी देखिए जो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना भी हमारा सफल रहा। तो इसके कौन थे अध्यक्ष, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। इसमें आपने देखा जो जो एक जहां जहां लगभग उन्हें कमियां लगा या जो जो चीज नया लगा उस चीज को उन्होंने किया। तो ये भी पंचवर्षीय योजना और इसे 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए एक जो है ध्यान केंद्रित किया। जो 90 से लेकर के 2000 तक जो आत्मनिर्भर जो है यानी सेल्फ डेवलपमेंट पे जो है एकदम एकदम फोकस किया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वार्षिक योजनाएं 1990 से 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2090 में शुरू नहीं की गई। ध्यान दीजिए, उचितन अगर होना चाहिए समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो 1990 में ही आठवीं शुरू हो जाता, लेकिन नहीं किया गया, नहीं किया गया। और बाद में वर्षों 1990 और 91 और 92 को वार्षिक योजना के रूप में मनाया गया। यानी 1990, 91 और 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में इसको जो है मनाया गया, माना गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी, यानी इकोनॉमिकली को हमारा स्लो चल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए पंचवर्षीय योजना हड़बड़ा करके हमने शुरू की, क्योंकि कुछ तो हमारा होगा, जब आर्थिक स्थिति सही रहेगा तभी काम होगा, तो जो होगा। तो
वो क्या था ना, तो अस्थिर, थोड़ा स्लो था, तो उसी वजह से 90, 91 और 91, 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। भारत ने इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। यानी जो हमारा फॉरेनर जो पैसा होता है, रुपया जो होता है, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जो भी है, यानी विदेश सब जब आते हैं तो वो पैसा जो एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, संकट हो गया, उसके स्टोरेज में, उसके भंडारण में दिक्कत आई। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई, जिन्हें एलपीजी नाम दिया गया। तो अब ये किसमें हुआ, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए एलपीजी का प्रोग्राम, यानी आपको इंग्लिश में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लाइबरेजाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी की इसी की जो है शुरुआत की। आइए इसे इरेज करते हैं, और ये रहा। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो हमारा शुरुआत हुआ वो कहां से, तो 1992 से 1997 तक। उसमें क्या हुआ, 8वीं योजना ने औद्योगिकों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी हमारा उद्योगों को आधुनिकीकरण में क्या दिया, बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का सदस्य बना। 1995 में ही, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, मेंबर बना, सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। इसे विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया, यानी पंचायत और नगर पालिका भी इसमें ऐड हो, इस पे भी जोर दिया गया। इसका लक्षित वृद्धि दर 5.6% है, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8% रही। तो ये कहा जा सकता है जो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना भी क्या रहा, तो बढ़िया सफल रहा। क्लियर है। आइए 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा था 1977 से 2002 ईस्वी तक। तो अगर किन्हीं को समझ में नहीं आए तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, और नंबर है ही, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा है था वो 1997 से 2002 ईस्वी तक। अब यहाँ पे हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है चेंज हो गए हैं। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं को जो है नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की, और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया था। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश के सभी बच्चों के लिए
प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। यानी प्राइमरी स्कूल की शुरुआत वाला जो बात है वो इसी में है, प्राथमिक शिक्षा हमको लाना है। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता शामिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वो 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8 रही, थोड़ा कम रहा, ज्यादा नहीं, 2.1 इसमें कम रहा। लेकिन लगभग ये योजना जो है, क्योंकि इसमें हमारा सरकार भी बदल चुका था और नया नया बात, जैसे प्राथमिक शिक्षा का बात, आत्मनिर्भरता वाला बात, गरीबी हटाइए, समाज सब में एक नया माहौल आए, सामाजिक क्षेत्र को जो है गरीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के समर्थन की पेशकश, यानी एक नया माहौल बना था, नया बात विचार था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। तो लगभग इसे ठीक ठाक कहा जा सकता है, क्योंकि 7.1 अनुमानित विकास दर था, जिसमें 6.8 हमारा जो है वास्तविक रहा। आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो था वो क्या रहा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक। तो इसमें क्या था, जो इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा, यानी जीडीपी जो हमारा होता है उसमें 8% का जो है इसमें लक्ष्य रखा था, 8% का जीडीपी का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य गरीब को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया। लक्षित विकास दर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का था वो 8.1%, और जबकि वास्तविक वृद्धि दर रही 7.6%। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए, जो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का लगभग 9वीं भी वैसा ही रहा और 10वीं भी लगभग वैसा रहा, लेकिन इसमें जैसे जीडीपी सब वाला बात, तो शिक्षा और मजदूरी के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम किया गया 2007 में, तो और रोजगार मिले, करीब हमारा 50% कम हो और 25 मिलियन लोगों को जो है क्या हो, रोजगार मिल सके, ऐसा ऐसा काम इसमें हो। आइए इसको इरेज करते हैं, और ये रहा हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक हमारा था। तो क्या है, 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। यानी 11वीं योजना में क्या किया ना, शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया। और दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है कॉरेस्पोंडेंस कोर्स, जैसे इग्नू सब आया, मतलब इग्नू से करते कॉरेस्पोंडेंस, बहुत सारा कॉरेस्पोंडेंस है जो घर बैठे हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो शिक्षा लाया गया ताकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सके वो भी घर बैठ के पढ़ाई करे और शिक्षित हो सके। उसके बाद नया नया कोर्स जैसे आईटी सब संस्थान पे ध्यान केंद्रित किया। एग्जाम्पल के तौर पे है तो 2009 में शिक्षा का अधिकार नियम भी प्रस्तुत किया गया, जिसे 2010 से लागू किया। 9 में प्रस्तुत किया और 10 में लागू किया गया। और 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके लिए शिक्षा को क्या किया गया, अनिवार्य रूप से जो ये भाई आपको शिक्षित होना ही है।
क्योंकि देश तभी तक तरक्की करेगा, है ना, जब देश के भविष्य जो है शिक्षित होगा। तो उसको क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट क्या था, जो इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समाज से भी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था और लक्षित विकास दर 9% था, जिसमें वास्तविक रहा कितना, 8%। देखिए 1% कम रहा तो कोई ज्यादा कम नहीं रहा, लेकिन बहुत सारा बात हुआ। इसमें करस्पॉन्डेंस कोर्स यानी दूरस्थ शिक्षा आया, आईटी जैसे संस्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया, शिक्षा अधिकार नियम लागू किया गया, स्वच्छ पेयजल वाला बात रहा, और स्पीड में काम हो, तीव्र और अधिक समाज जल्दी से डेवलप करे। तो अगर ये देखा जाए तो लगभग ये भी पंचवर्षीय योजना आपका ठीक रहा, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा था वो था 2012 से 2017 तक। इसमें क्या था हमारा, इसे योजना की विषय वस्तु तीव्र अधिक समावेशी और धार्मिक विकास, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति करना था। गांव बिजली होना चाहिए, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। यानी स्कूल कॉलेज में जो डिफरेंस होता, जिस कारण लेकर के दिक्कत आता था, उस सबको खत्म करना था, और उच्च शिक्षा में यानी हाई लेवल का जो शिक्षा था उस समय क्या करना था, सुधार लाना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। लक्षित विकास दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए हमारा इसमें जो है नया बात आ गया, जो एक लगभग ये भी हमारा कहा जा सकता है, जो इसमें ये था तो इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, तो बात विचार इसका एक अलग हमारा हो गया। तो अब यूं देखा जाए, जो ये पंचवर्षीय योजना भी में जो है क्या क्या था, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में, और यानी ये पंचवर्षीय योजना गांव में बिजली देने का एक जो है आम था। इसका मेन आप ये समझ लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल हमारा 12 पंचवर्षीय योजना था। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना का आप जो है समझ गए बात। अब हमारा नेक्स्ट जो क्या कर रहा है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। तो अब इस योजना की अवधारणा क्या है, उस चीज को आप जो समझिए। तो पंचवर्षीय योजना का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्चे की योजना होती है। जो हमारा देश डेवलप कैसे करेगा उसका एक प्लान तैयार किया जाता है, और उसका खर्चा और आमदनी इसका एक योजना जो है क्या करती है, तैयार करती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया, और गैर योजना बजट और योजना बजट। मतलब केंद्र सरकार को 2 भागों में उसको क्या किया गया, सभी राज्यों को जो है केंद्र सरकार सभी राज्यों के बजट को 2 भाग में बांट दिया। एक क्या था, गैर योजना बजट, और जो है योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता था, और योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित
प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय योजना आधार पर खर्च किया जाता था। मतलब बजट को जो दो भागों में बांटा गया राज्यों का, गैर योजना बजट को सालाना खर्च करते थे जहां जहां जरूरत पड़ता था जिस हिसाब से, और योजना बजट को पंचवर्षीय योजना के आधार पे जो है खर्च किया जाता था। 1951 से 17 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना आधार पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। यानी 51 से 17 तक हमारा ये पंचवर्षीय योजना चला, जो भारत के अर्थव्यवस्था मॉडल का एक क्या था, अवधारणा। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया। जो मैं स्टार्टिंग में हिस्ट्री में बताया गया था, जो योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया, 2015 में किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अब योजना आयोग से नीति आयोग हो गया था 15 में, जिन्होंने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए। तो उसमें क्या था, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया कि सरकार देश के नागरिकों के हित में क्या क्या सुविधा देगी, योजनाएं देने वाली है, क्या क्या सुविधा योजना देने वाली है, जो कि सरकार को 2035 तक देश के विकास के मार्ग में विकसित करनी होगी। यानी अब हमारा पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, अब नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय एजेंडा हो रहा है। मतलब 15, जहां 5 वर्षीय था वहां 15 वर्षीय हो रहा है। जो हमारा काम कैसे होगा, तो 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा और 7 वर्षीय क्या हो जाएगा, वार्षिक अवधि। तो 7 3 10 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्षीय। तो इस तरह से उन्होंने नीति आयोग जो है काम किया। अब आइए आगे और जानते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब वर्तमान में इस पंचवर्षीय योजना क्या क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। जो वर्तमान में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। यानी मोदी सरकार जब हमारा आई तो वर्तमान में ये पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, बंद हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार द्वारा 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। यानी 12वीं के बाद जो 13वीं पंचवर्षीय जो है नहीं बनाई गई। सरकार ने भले ही इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कदम है। तो आप ये चीज जान लीजिए, जो ये पंचवर्षीय योजना भले ही अब बंद हो गया है, अब हमारा 15 वर्षीय का जिसका लक्ष्य 2035 में, जो आपको यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है, जो नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। साफ साफ लिखा गया है कि सरकार देश के नागरिक के हित में क्या क्या सुविधा योजना देने वाली है, जो सरकार को 2035 तक देश में विकास के मार्ग दर्शित करेगी, जिन्हें 2035 तक पूरा होगा। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा 13वीं कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई है। अब ये पंचवर्षीय योजना बंद हो गई, लेकिन भारत के विकास, आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये ले लीजिए। तो यही हमारा पूरा पंचवर्षीय योजना था मित्रों। अब इस पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारा
पूरा आप इसी को जो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो इसी से ऑब्जेक्टिव, मैं आगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा बहुत सारे, और बेसिकली आपको एक ही वीडियो में सारा सब कुछ मिल गया। तो मित्रों, ये पंचवर्षीय योजना का वीडियो जो है, ये पंचवर्षीय योजना का जो है वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे कहां तक समझे नहीं समझे, सारे आप कमेंट करके बताइएगा। और बिहार एसएससी में इससे जरूर क्वेश्चन आने वाला है आगे। आज हर एक परीक्षा में आप थंबनेल में ही देख रहे हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जरूर आप जो है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, है ना। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मित्रों, आज का हमारा क्लास यहीं तक होता है, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।